हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि अब तक हमने दो अपने खास विषयों पे बात करी है। एक हमने अपने आर सॉफ्टवेयर के जो हमारे बेसिक कमांड्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करी है, जिनका रोल हमारे इस कोर्स में होने वाला है। और उसके साथ में हमने अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जो हमारे एनालिटिक मेथड्स होते हैं उनके बारे में बात करी। एनालिटिक का मतलब जिनका हमारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर हम अपना फैसला करते हैं। आज से हम इस लेक्चर में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के एक और टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, वो हमारा है ग्राफिक्स के बारे में। तो जिस तरीके से आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है, तो डेटा हमारा स्वतः नहीं बोल सकता है। वो हाथ उठा करके ये नहीं बता सकता है कि मेरी अरिथमेटिक मीन ये है, हमारा वेरिएशन इतना है और हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए हम ही लोगों को काम करना पड़ता है और उसके लिए हम अपने सांख्यिकी के भिन्न-भिन्न तरीके के जो हमारे टूल्स होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा उस डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज से अपने अगले कुछ लेक्चर्स में हम अपने ग्राफिक्स और प्लॉट के बारे में बात करेंगे। ग्राफिक और प्लॉट से क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है, तो चूँकि वो स्वतः अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है, तो हम उसमें भिन्न-भिन्न तरीके के जो अपने मेथड्स हैं, उनको लगा करके हम उसके अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं। जो हमारे ग्राफिक्स एंड प्लॉट्स होते हैं, वो हमारे भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं, जिनके द्वारा हम भिन्न प्रकार की जो छिपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालते हैं। और जब भी हमारे हाथ में डेटा पहली बार आता है, तो यूजुअली सबसे पहले हम उसमें ग्राफिक बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें हम किस प्रकार के अपने एनालिटिकल टूल्स हम लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने अभी तक देखा था बॉक्स प्लॉट के बारे में। बॉक्स प्लॉट में अगर आपने देखा कि कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो बाकी ऑब्जर्वेशन से बहुत आगे है, तो वहाँ पर हम अपनी उसको एज ए आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू हम उसको कंसीडर करते हैं और हमको अपने स्टैटिस्टिकल जो हमारे मेथड्स हैं उनको हमको उसी प्रकार से मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज यहाँ से ग्राफिक्स और प्लॉट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। और ग्राफिक्स एंड प्लॉट्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये है कि इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। और जिस प्रकार से हमारा एक हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो समय के साथ में उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के जो हमारे ग्राफिक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यूनिवेरिएट से लेकर के मल्टीवेरिएट एनालिसिस के तक हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स आ चुके हैं। लेकिन हमारी यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि हमारा यहाँ पे समय सीमित है। तो हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि जिन तरीके के ग्राफिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको पहले दूंगा, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके बाद हम उस ग्राफिक को एक मल्टीवेरिएट सेटअप में बढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ ही जो हमारे ग्राफिक्स हैं उनको कंसीडर करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इतने ग्राफिक्स हैं। हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, लेकिन उसके लिए हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनको स्वतः सीख लेंगे। और इतना मैं ज़रूर आपको कॉन्फिडेंट करूंगा कि उनको सीखना बहुत आसान है। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और यहाँ से ग्राफिक्स और प्लॉट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे अपने 3 तरह के ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे। वो हैं बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम। सो बेसिकली हम यहाँ पे बार डायग्राम की बात करने वाले हैं और उसके हम भिन्न-भिन्न हमारे जो प्रकार होते हैं उनको हम मल्टीवेरिएट सेटअप में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो हमारे कोई भी डेटा के अंदर छिपी हुई इन्फॉर्मेशन को समराइज्ड वे में बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमको ये दिखाना है कि किसी इंसान का मूड कैसा है, आज वो कैसा फील कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है स्माइलीज़, राइट?
स्माइलीज़ में आप अगर इस पहले नंबर के स्माइली को देखेंगे तो इसका देख करके नहीं लग रहा है जैसे कि इंसान बहुत खुश है, और दूसरे नंबर के स्माइली को देख करके लग रहा है ओके ठीक है, और तीसरे नंबर के स्माइली को देख करके लग रहा है कि वो दुखी है। तो अब अगर आप ये सोचिए कि अगर आपको कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पर आपको ये पता करना है कि किसी एक सॉफ्ट ड्रिंक का स्वाद कैसा है और उसको लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सपोज आपने 50 लोगों को इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक को टेस्ट करने को कहा और उनके जो जो रिएक्शंस आए उसको आपने इन स्माइलीज के द्वारा दिखा दिया। तो आपको नहीं लगता है कि अगर उन 50 लोगों में से आपको ऊपर से ही दिखाई पड़ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस सॉफ्ट ड्रिंक के स्वाद से खुश हैं, देन आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, इस सॉफ्ट ड्रिंक का स्वाद अच्छा है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग अगर आपको इस दुखी तरीके का स्माइली दिखाते हैं, इसका मतलब है कि सॉफ्ट ड्रिंक का स्वाद ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से आपने देखा कि अगर इसको हम न्यूमेरिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्माइली के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन बाहर निकालना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो स्माइली हमारे क्या है? स्माइली भी तो हमारे एक प्रकार के ग्राफिक हैं। जो हमारे ग्राफिकल टूल्स होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बाहर निकाल देते हैं और जो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जब भी हम कभी ग्राफिकल एनालिसिस या ग्राफिकल टूल्स के इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी डेटा के लिए जिस तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर छुपी हुई होती है उसके हिसाब से हमको अपने एक सूटेबल ग्राफिक्स को चूज़ करना पड़ता है, को सेलेक्ट करना पड़ता है और उसमें से अपने इस डेटा में एक अप्रोप्रिएट नंबर के जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए जिनके द्वारा हम उसमें से सही इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल सकें। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों का कहना होता है कि अगर हम अपने डेटा एनालिसिस में ज़्यादा ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे तो हमारी एनालिसिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये कुछ हमारे हिसाब से ऐसे ही होता है कि अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा दवा खाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जबकि हमारी उम्मीद होती है कि जिस इंसान को जो मेडिकल की समस्या है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेडिसिन्स होती हैं अर्थात जितनी दवा की आवश्यकता हो सिर्फ उतनी ही दवा देनी चाहिए। उसी प्रकार से ग्राफिक्स में भी आपको ध्यान रखना है कि आपके डेटा के अंदर जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन छुपी हुई हो उसको निकालने के लिए आपको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ ग्राफिक्स और एक जो सुटेबल चॉइस ऑफ ग्राफिक्स को दोनों को एक साथ लगाना पड़ता है। अब हमारे पास ग्राफिक की बात करें तो हमारे पास बहुत तरीके के ग्राफिक्स होते हैं। 2 डायमेंशनल प्लॉट होते हैं, 3 डायमेंशनल प्लॉट्स होते हैं, स्कैटर डायग्राम होते हैं, पाई डायग्राम होते हैं, हिस्टोग्राम होते हैं, बार प्लॉट होते हैं, असेंबली प्लॉट होते हैं, बॉक्स प्लॉट होते हैं और इसी तरह से बहुत सारे हमारे प्लॉट्स होते हैं और इन सभी को आर सॉफ्टवेयर में तैयार करना और उनको सेव करना बहुत ही आसान होता है। आर सॉफ्टवेयर में हम इन ग्राफिक को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर भी हम उनको यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। जैसे कि हम अपने आर ग्राफिक में बार चार्ट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, ग्रुप बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, को प्लॉट, हिस्टोग्राम, नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट और उसके अलावा एक बहुत लंबी हमारी एक लिस्ट है जो हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर इन तरीके के जो ग्राफिक्स को बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हम अब अपने कुछ एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिक्स की बात करते हैं जिनके बारे में आपको पहले से मालूम है। उसके पीछे कारण ये है कि जो चीज़ आपको पहले से मालूम है अगर हम उसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने मल्टीवेरिएट डेटा के सेटअप में उस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में बात करेंगे तो शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम अपने आज बार डायग्राम के बारे में बात करते हैं। बार डायग्राम के बारे में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस कि आप अपने पहले की बहुत सारी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। शायद उम्मीद करते हैं कक्षा 8 या कक्षा 10 से आपने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था और इसके बारे में आपको सब कुछ मालूम है, राइट। लेकिन फिर भी हम एक यहाँ पे इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये जो हमारे बार डायग्राम होते हैं ये हमारे कुछ इस प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान अगर हो तो यहाँ पे इस तरह के बार्स बनी होती हैं। ये जो हमारी बार्स होती हैं ये हमारी कोई भी वेरिएबल की जो रिलेटिव या एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ये दिखाती हैं, राइट। कि अगर हम कहें कि हमारे के क्लास में कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल हो गया वो हो गया जेंडर और हमारे उसके 2 क्लासेस हो गए मेल और फीमेल और कितने भी हमारे मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट हैं उनकी जो संख्या होगी वो हमारी एब्सोल्यूट
फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और इसी फ्रीक्वेंसी को हम इसकी हाइट से दिखा देते हैं। राइट, तो उसी तरह से जो हमारे बार डायग्राम होते हैं ये हर एक कैटेगरी के लिए हम एक बार तैयार करते हैं। राइट, इस बार की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, यह उस वेरिएबल के ऊपर जो हमारा डेटा है उसकी एब्सोल्यूट या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और एक्स एक्सिस पर हम अपनी कैटेगरीज को लेते हैं, हम उनको दिखाते हैं, और वाई एक्सिस पर हम जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है, चाहे वह एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हो चाहे वह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, उसको हम यहाँ पर अपनी वाई एक्सिस में दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बार की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात कि अगर हम कहें कि एक बार की चौड़ाई इतनी है और एक बार की चौड़ाई इतनी है, तो इस जो बार की चौड़ाई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बार की हमारी ऊंचाई है यही खाली हमारे डेटा की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमको इंडिकेट करेगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? ये हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि इस बार डायग्राम को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो जैसा मैंने कहा कि बार प्लॉट आपका जो कैटेगरीज होती हैं उनका डेटा होता है उसके ऊपर तैयार किया जाता है। तो कोई भी डेटा में उस डेटा को कैटेगराइज करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का कार्य हमारा एक कमांड होता है टेबल। ये जो टेबल कमांड होता है ये हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के डेटा की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकाल देता है। तो जो हमारा बार प्लॉट बनेगा, बार प्लॉट में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा वेक्टर है एक्स, उसके ऊपर नहीं बनेगा, लेकिन जो उस डेटा के ऊपर हमारा टेबल कमांड को इस्तेमाल करने के बाद जो आउटकम आएगा उसके ऊपर बनेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर मैं इस बार प्लॉट का जो बेसिक कमांड है, बेसिक ऑप्शन है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा बार प्लॉट में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने बार प्लॉट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ खाली बार प्लॉट के लिए ही नहीं है। ये हमारे आर सॉफ्टवेयर में जो भी हमारे ग्राफिक्स होते हैं, अपने ख़ास तौर पे अपने इस कोर्स में जो उनके हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि हर एक प्लॉट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और जिनके द्वारा आप अपने उस डायग्राम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस पर आपको किस तरह की वैल्यू देनी है, वाई एक्सिस पर किस तरह की वैल्यू देनी है, जो उनका कलर क्या होगा, उनकी लाइन क्या होगी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस बार डायग्राम की बात करते हैं। बार डायग्राम को प्लॉट करने के लिए हमारा आर में कमांड होता है बार प्लॉट, BARPLOT, और उसके अंदर हम अपना जो भी वेरिएबल है एक्स, इसको हम अपने टेबल के फॉर्म में देते हैं। राइट, ये आपका टेबल फॉर्म में होगा। और उसके बाद हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, विड्थ, स्पेस, नल और बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन उसके बारे में अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम कुछ जो हमारे खास उदाहरण होते हैं उनको हम यहाँ से आगे लाने की कोशिश करेंगे। राइट, तो अब आपके पास दो तरीके के ऑप्शन हैं। या तो आप अपने बार प्लॉट को एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी पे तैयार करिए या आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे तैयार करिए। तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी पर अपने बार प्लॉट को तैयार करने के लिए हमारा कमांड हो जाएगा बार प्लॉट और पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे टेबल एक्स। एक्स हमारा डेटा है, डेटा वेक्टर है। और उसी तरीके से अगर हमको अपने बार प्लॉट को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर अगर निकालना है तो हम कह देंगे बार प्लॉट काहे का, और पैरेंथेसिस में लिख देंगे टेबल एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एक्स। राइट, तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बार प्लॉट में क्या अंतर होगा कि जो भी हमारी वाई एक्सिस पर अगर हम एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी लेंगे तो जो भी हमारी रियल फ्रीक्वेंसी है वो हमको दिखाई देगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर लेंगे तो हरदम ये हमारी 0 और 1 के बीच में रहेगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में अगर आपके पास कई सारे डेटा सेट होते हैं तो उनको शायद कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और उसी तरीके से आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो इस बार प्लॉट के अंदर बहुत सारे कमांड ऑप्शंस होते हैं, जैसे नेम्स डॉट और लीजेंड डॉट टेस्ट, बिसाइड, हॉरिजेंटल, डेंसिटी, एंगल, कलर, COL से हम डिनोट करते हैं, बॉर्डर, मीन, सब, एक्स लैब, वाई लिम, एक्स लिम, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार हेल्प मेन्यू में जा कर के अपने इस बार प्लॉट के हमारे जो भी भिन्न भिन्न तरीके के ऑप्शंस होते हैं इनको समझने की कोशिश करिए और
उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूर कोशिश करिए। हमारे पास यहाँ पे समय सीमित है, तो हम जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और बार प्लॉट में हेल्प में अगर आपको देखना है तो उसका कमांड क्या होगा, हेल्प, और पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में आप लिख दीजिए बार प्लॉट, तो आपको देखिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, और उसी के साथ में देखिएगा आप यहाँ पे आपको बार प्लॉट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हाइट है, विड्थ है, स्पेस है, नेम्स डॉट ARG है, इसके बारे में सारे यहाँ पे विस्तार से आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है। इससे एडवांटेज क्या है, अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो आप अपने ग्राफिक को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम आपको ये बार प्लॉट के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक ऐसा उदाहरण लिया है जहाँ पर हमारे पास किसी दुकान में 3 सेल्समैन पर्सन हैं, जो 3 लोग हैं जो कस्टमर की सहायता करते हैं सामान खरीदने में, और उन 3 सेल्स पर्सन को हमने 1, 2 और 3 संख्याओं से डिनोट किया हुआ है। अब हमारे उस दुकान में कस्टमर्स आते रहते हैं और जैसे जैसे कस्टमर आते रहते हैं, जो भी हमारा सेल्स पर्सन खाली होता है वो उनकी सहायता करता रहता है। उसी तरीके से हमने जो अपनी दुकान में आने वाले 100 कस्टमर्स को किन सेल्स पर्सन ने सहायता करी है उसको हमने रिकॉर्ड किया है। जैसे कि पहले नंबर पे हमने लिखा है 1, इसका मतलब यह है कि सेल्स पर्सन नंबर 1 ने पहले कस्टमर की सहायता करी है। उसी तरीके से फिर हमने लिखा है 1 और 2, अर्थात हमारे दूसरे और तीसरे कस्टमर की सहायता सेल्स पर्सन नंबर 1 और 2 ने किया है। इसी तरह का हमारे पास डेटा है, इसके ऊपर हम अपना बार प्लॉट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दिया, जो बार प्लॉट में हमने जो भी यहाँ पे एक्स का डेटा लिया हुआ है, ये हमारा 1, 1, 2, 1, 2 करके है, ये हमारा क्या है, ये हमारे कैटेगरीज हैं। तो जो हमारा बार डायग्राम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, जो हमारा एक कैटेगरी के फॉर्म में होता है, उस ऊपर हम अपना बार डायग्राम तैयार करते हैं, राइट। तो ये हमारा, लेकिन अभी हम आपको ये बात जरूर करना चाहेंगे कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें कि वहाँ से आप उसको कंफ्यूजन मत करिएगा। यहाँ पे इतना से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपका डेटा किसी कैटेगरिकल फॉर्म में है, जहाँ पर हमारी जो उनकी संख्या है डिफरेंट कैटेगरीज को इंडिकेट कर रही है, वहाँ पर आप बार डायग्राम तैयार करेंगे। जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होगा तो वहाँ पर हम अपना हिस्टोग्राम तैयार करते हैं, उसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए, हमने अपने इस डेटा को यहाँ पे हमने एक डेटा वेक्टर में सेव कर लिया और उसका नाम दे दिया सेल्स पर, और ये मैंने डेटा देखिए स्टोर कर लिया। अब इसी डेटा को अगर हम यहाँ पे जब अपना बार प्लॉट को टेबल सेल्स पर के ऊपर लगाते हैं तो देखिए हमारा ये आउटकम मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, ये आपका है सेल्स पर्सन नंबर 1, 2 और ये 3, और ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे कस्टमर जो सेल्स पर्सन नंबर 1 ने अंदाजन 28-29 लोगों को उसकी सहायता करी है, और सेल्स पर्सन नंबर 2 ने 41-42 लोगों की सहायता करी है। उसी तरह सेल्स पर्सन नंबर 3 ने 30 लोगों की सहायता करी है। तो इस ग्राफिक को देख करके आप अपने भिन्न भिन्न तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि सेल्स पर्सन 2 ने सबसे ज़्यादा कस्टमर की सहायता करी है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यहाँ, और उसी प्रकार से सेल्स पर्सन 1 और 3 ने अंदाजन ऑलमोस्ट बराबर कस्टमर की सहायता करी हुई है। तो इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे जो इन बार्स की हाइट है ये तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इन बार्स की ये विड्थ है, चौड़ाई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारी विड्थ अगर हम सबकी अगर बराबर लेते हैं तो इन ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है और इन विड्थ्स को देख करके समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप ऐसे सोचिए कि अगर यही विड्थ हमारी ऐसे होती, एक इतनी बड़ी है, एक इतनी चौड़ी है, एक इस तरीके की है, तो उसको शायद देख करके बहुत अच्छा नहीं लगे। इसलिए यहाँ पे हम इसकी दोनों की सबकी विड्थ बराबर कर देते हैं, राइट। अब इसी चीज़ को अगर हम अपने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की जगह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगर तरीके से बात करते हैं तो क्या होगा कि जो भी हमारी हर एक कैटेगरी की एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है उसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, वो हमको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देगी और उसको हम यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप हरदम देखेंगे कि जो वाई पे जो स्केल होगा वो हरदम 0 और 1 के बीच में होगा, 1 के ऊपर कभी भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेबल ऑफ सेल्स पर्सन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेल्स पर्सन। लेंथ ऑफ सेल्स पर्सन हमारा क्या दे देगा, ये हमको डेटा वेक्टर की लंबाई दे देगा, अर्थात की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके द्वारा हमको यहाँ से हमको मिल जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी
और इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने जब अपना बार प्लॉट तैयार किया तो देखिए मुझको इसी प्रकार का बार प्लॉट मिल जाएगा। यहाँ भी आप अगर देखेंगे बार्स हमारे जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के केस में, उसी तरीके से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में भी दिखाई पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है कि अब आप देखोगे कि वाई एक्सिस पर जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं वो हमारी 0 से 1 के बीच में है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहें तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 0.28 0.9 के आसपास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर 0.41 0.42 के आसपास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और कैटेगरी नंबर 3 में हमारे इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.3 के आसपास है। तो जिस तरह के आपने कंक्लूजन अपने पहले केस में निकाले थे वही कंक्लूजन आपको इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में भी आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। अब हम आपको इसी के अंदर कुछ आपको अपने इस ग्राफ को कस्टमाइज करना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे कमांड्स होते हैं उनको हम बता देते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी हमारे कमांड होगी उसके लिए हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनको स्वयं हेल्प मेन्यू से देख करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए आप इस ग्राफ में अगर ध्यान दें तो हमने यहाँ पर अपना एक ग्राफ का टाइटल दिया हुआ है, कस्टमर्स अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन्स। तो उसके लिए मैंने देखिए क्या कि अपना पुराना वाला कमांड लिया और उसके साथ में मैंने एक यहाँ पे ऑप्शन में लिख दिया आर्गुमेंट के अंदर मेन। तो मेन का जो हमारा काम होता है ये हमारा जो चार्ट का टाइटल होता है उसको देता है, और हमने इसके आगे लिख दिया कस्टमर अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन, और वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिख करके आ गई, राइट। उसी तरीके से अब हमने क्या किया कि जैसे पहले वाले केस में आपको देखिए यहाँ पे 1 2 3 करके आपके सेल्स पर्सन को दिखाया जा रहा था, उसी तरीके से हमने अब हम चाहते हैं कि नहीं हम उनका कुछ नाम देना चाहते हैं। कैसे मैंने कह दिया सेल्स पर्सन नंबर 1 SP1 SP2 SP3, और उसके अलावा आप अगर देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्स एक्सिस में, तो मैंने एक्स एक्सिस का टाइटल यहाँ पे दे दिया सेल्स पर्सन और ब्रैकेट में कर दिया SP। उसी तरीके से जो हमारा वाई एक्सिस पर मैंने टाइटल ले लिया नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो अगर इस तरह का हमको ग्राफिक्स अगर तैयार करना अगर है तो ये देखिए बहुत ही आसान काम है। आपको खाली अपने इस बार प्लॉट कमांड के अंदर आर्गुमेंट में डिफरेंट ऑप्शंस को इनेबल करना है। जैसे कि हम एक एक करके चलते हैं। जैसे आपने लिया मेन, तो मेन आपका क्या है कस्टमर्स अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन। तो देखिए ये जो मेन है ये आपको मेन टाइटल दे रहा है। जो इस ग्राफ के ऊपर आप अपना टाइटल लिखना चाहते हैं वह आप मेन के द्वारा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि जो हमारी कैटेगरीज की वैल्यू हैं SP1 SP2 SP3, उसको लिखने के लिए हमने यहाँ पे कमांड यूज़ किया है names.arg, और इसको हमने सी कमांड के साथ में डबल कोट्स में हमको जो भी SP1 SP2 SP3 को कॉमा के द्वारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि वही SP1 SP2 SP3 यहाँ पर लिख करके आ गया। उसी तरीके से अगर हम अपने एक्स एक्सिस पर हम जो टाइटल देना चाहते हैं उसके लिए मैंने यूज़ किया एक्स लैब और हमने कर दिया सेल्स पर्सन SP, और ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिख करके आ गया। और उसी तरीके से आप अगर जो अपने वाई एक्सिस पर जो आपने लिखा है इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वाई लैब, और हमने यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ कस्टमर्स, और यहाँ पे देखिए आपको ये वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू बन करके आ गई, राइट। और आप आगे आने वाले जो भी हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफिक्स होंगे उसमें ध्यान देंगे कि ये जो हमने नाम दी हैं जैसे मेन names.arg, जैसे ये है मेन name.arg, एक्स लैब, वाई लैब, उसी प्रकार से कलर के लिए COL, ये सब हमारे कमांड्स ऐसे हैं जो प्रायः ग्राफिक्स में सेम रहेंगे। तो आपको उसको याद करना बहुत कठिन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बार प्लॉट में हमने टाइटल के लिए यूज़ किया है मेन, तो हिस्टोग्राम में हम और कुछ इस्तेमाल कर लेंगे, इससे आपकी सहायता हो जाएगी। अब इसी प्लॉट में आप अगर मान लीजिए कि इसी प्लॉट में हमने ये जो यहाँ पे अपने बार्स लिए हैं इनको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर में आया है, लेकिन अगर इनका अगर मुझे अपना रंग अपने हिसाब से बदलना अगर है तो देखिए ये तो पूरा कमांड हमारा पहले वाला ही है, इसमें से कोई चेंज नहीं है, ये हमारा पहले वाला ही कमांड है, राइट। अब हमने यहाँ पे एक और ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया COL इज इक्वल टू, और पैरेंथेसिस में हमने थ्री कमांड का इस्तेमाल करते हुए लिख दिया रेड ग्रीन और ऑरेंज डबल कोट्स के अंदर। तो आर सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो हमारे कलर्स के भी अपने अपने नाम होते हैं, ये आपको हेल्प मेन्यू के अंदर पता चल जाएगा आपको। जैसे रेड माने लाल, ग्रीन माने हरा, ऑरेंज माने नारंगी, उसी तरह से मैजेंटा, सियान, बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। बस बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जिस ऑर्डर में आपने ये कलर कोडिंग दी है उसी कलर में ऑर्डरिंग के साथ में आपकी
बार बनेंगी। जैसे रेड आपने लिखा पहले तो पहली बार हो गई रेड, ग्रीन लिखा दूसरे नंबर पे तो दूसरी बार हो गई ग्रीन, और ऑरेंज आपने लिखा थर्ड नंबर पे तो आपको जो थर्ड बार आपकी है, तीसरी बार है, वो आपकी ऑरेंज कलर की हो गई। राइट, तो अब हम चलिए पहले तो इन ग्राफिक्स को जरा आपको एक बार आर सॉफ्टवेयर में करके हम दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने अपना ये डेटा यहाँ पर स्टोर कर लिया। अब उसके बाद में मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वाला बार प्लॉट आया था ये मैंने दिखा दिया। राइट, ये आप देखिए, और इसी के बाद में हम आपको जो अपना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला बार प्लॉट है हम उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर ध्यान दीजिए कि इस कमांड को जैसे ही हम देखिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, देखिए इस वाले ग्राफिक्स में एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी दी है 0, 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे जैसे ही हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे को देखिए ये आपका चेंज हो गया 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। राइट, और उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हमको इसके अंदर अपना अगर जो अपना खाली टाइटल अगर देना अगर है तो टाइटल अगर हम करते हैं तो देखिए ये आपका यहाँ पर एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के साथ में ये आपका यहाँ पे टाइटल आ गया, कस्टमर्स अटेंडेड बाय सेल्स पर्सन। और इसी के अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने इस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमारी भिन्न भिन्न तरह की इंफॉर्मेशन है उनको देने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे कि ये देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे SP1, SP2, SP3 जो हमारे 3 बार के साथ में आ गया। एक्स एक्सिस पर हमारा आ गया सेल्स पर्सन SP, और वाई एक्सिस पर हमारा आ गया नंबर ऑफ कस्टमर। राइट, और इसी के अंदर अगर हम मान लीजिए कि अगर हम अपने कलर्स को भी इंक्रीज करना चाहते अगर हैं, कलर्स को भी ऐड करना चाहते हैं, तो मुझे इसमें खाली कलर का कमांड ऐड करना है और आप देखोगे कि इन बार का हमारा रंग बदल गया। तो आपने देखा कि इन चीज़ों को करना आर सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान काम है। बस आपको सिर्फ खाली इतना ही करना है कि आपको पहली बार में समझना है कि आपकी आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता को संपूर्ण करने के लिए आपका आर कमांड के साथ में कौन सा आपका कमांड यूज करना है जो आपको अपने आर्गुमेंट के अंदर देना है। अब हम अपना थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करते हैं और हम यहाँ पे देखिए एक इसी बार प्लॉट का हमारा एक और वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं सब डिवाइडर और कंपोनेंट वाइज बार डायग्राम। ये हमारा थोड़ा सा एक हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके द्वारा हम अपने एक ही बार के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स के ऊपर की इंफॉर्मेशन है उसको हम एक साथ कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा सब डिवाइडेड या जो कंपोनेंट बार डायग्राम होता है ये हमारे इस वेरिएबल का जो टोटल मैग्नीट्यूड होता है इसको हमारे भिन्न भिन्न हिस्सों में वो दिखाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको पहले मैं आपको इस तरीके का ग्राफिक अगर ये दिखा दूं जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। राइट, तो इसको चलिए हम एक काम करते हैं, ये हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है या जिसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं, इसको हम किस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे और इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके लिए हमारा आर सॉफ्टवेयर में हमारा कमांड क्या होगा, इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 दुकानें हैं और उनका मैंने नाम दे दिया शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2 और शॉप नंबर 3। राइट, ऐसे कि कोई दुकान के हमारे 3 ब्रांचेज हैं और उसमें से हमने देखा कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच में 4 दिनों में किस दुकान पे कितने कस्टमर आए। तो जैसे कि अगर हम कहें कि पहले दिन उसको मैंने लिया है डे 1, तो पहली दुकान पर 2 कस्टमर आए, दूसरी दुकान पर 20 कस्टमर आए, तीसरी दुकान पर 30 कस्टमर आए। उसी तरीके से दूसरे दिन में पहली दुकान पर 26 कस्टमर आए, दूसरी दुकान पर 53 कस्टमर आए, तीसरी दुकान पर 40 कस्टमर आए एंड सो ऑन। तो इस तरह का डेटा है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के वेरिएबल्स हैं, एक हमारा है दुकान की संख्या और एक हमारा है दिन। तो इसकी इंफॉर्मेशन को हम एक साथ यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश करें तो उसको किस प्रकार से किया जाए। तो ऐसे केसेस में हम अपना जो भी सब डिवाइडेड बार डायग्राम है या जो कंपोनेंट बार डायग्राम है उसको तैयार करते हैं और सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम को तैयार करने के लिए जो हमारा डेटा होता है, ये जो हमारा ये डेटा है इसके अंदर ये मुझको मैट्रिक्स के फॉर्म में देना पड़ता है। अब आपको देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा, चूंकि हम अपना मैट्रिक्स का कमांड पहले कर चुके हैं तो आपको इसको समझना यहाँ पे बहुत आसान रहेगा। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये आपको एक इसी प्रकार से मैट्रिक्स में लिखना है। तो उसको कैसे लिखा जाए, हमने अपने मैट्रिक्स कमांड का इस्तेमाल किया, मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 1 2 3 4, तो मैंने कर दिया n रो इक्वल टू 4 और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 1 2 और 3, तो मैंने कर दिया n कॉल इक्वल टू 3 और
उसके बाद में हमने अपना जो डेटा इस 4/3 की मैट्रिक्स में देना है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद ही इसमें मैंने ऑप्शन दिया कि बाय रो इज इक्वल टू ट्रू। ये सारे कमांड्स हम पहले अपने लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, और आपको याद होगा कि हमने इसमें बाय रो इक्वल टू ट्रू और बाय रो इक्वल टू फॉल्स की बात भी करी थी। और ये जो हमारा डेटा है इसको हमने एक अपने डेटा वेक्टर कस्टम में CUST के अंदर स्टोर कर लिया। तो ये देखिए CUST हमारी एक 4/3 की मैट्रिक्स आ गई, राइट। अब हमको क्या करना है, अगर अपना सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम तैयार करना है तो मुझे अपने बार प्लॉट के कमांड में कोई चीज़ नहीं है, ये भी हमारा एक तरीके का बार प्लॉट ही है, लेकिन उसके अंदर जो हमको डेटा देना है यह मुझको मैट्रिक्स फॉर्मेट में देना है। और जब हम इस बार प्लॉट के अंदर अपना डेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में देंगे तो हमको वहाँ पे एक सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम जहाँ पर मिल जाएगा, और जहाँ पे ये जो हमारी मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं ये हमारे उस डायग्राम की जैसे बार होती हैं वो बन जाएंगी, और जो भी बार के अंदर जो हमारे भिन्न भिन्न सेक्शंस होंगे वो हमारे उस डेटा की क्यूमुलेटिव वैल्यू को दिखाएंगे। ये कैसे होता है, चलिए हम आपको ये करके दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा बार प्लॉट कस्ट CUST जो हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में, इफ यू ट्राई टू सी, ये हमारा एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये यहाँ पर डेटा लिखा है। अब हम जरा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा बार प्लॉट कैसा बनेगा। तो ये हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे कि हमको देखिए इसी तरीके का ये जो मैंने बार प्लॉट दिखाया है ये हमको मिलेगा। लेकिन खास बात ये क्या है कि इसको हमको कैसे इंटरप्रेट करना है, राइट। आप अगर देखोगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो आपके वैल्यू दिए जैसे 0, 50, 100, 150 इत्यादि, ये क्या है। और आप अगर देखोगे अगर तो कैसे कि अगर हम इस वाली बार की बात करते हैं तो इस वाले बार के अंदर देखिए कई सारे सेक्शन हैं। जैसे देखिए एक हम ये है, एक सेक्शन नंबर 1 जैसे ये है, एक हमारा है सेक्शन नंबर 2 जैसे ये मैंने कर दिया, ये हमारा सेक्शन नंबर हो गया 3, राइट, और ये हमारा सेक्शन नंबर हो गया 4, राइट। तो ये 4 सेक्शंस हैं क्या, और इनकी वैल्यू कहाँ से आई है, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। और सबसे पहले हम अपने इस वाले बार पे, अगर हम कहते हैं बार नंबर 1, तो हम बार नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम अपने इस शॉप नंबर 1 का जो डेटा है इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो शॉप नंबर 1 के डेटा को हमने बार नंबर 1 में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारे डेटा है शॉप नंबर 1 का। दूसरी बार में हमारा डेटा है शॉप नंबर 2 का, और शॉप नंबर 3 का डेटा हमारा बार नंबर 3 में है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे एक काले रंग की बहुत ही पतली सी हमारी बार दी है, या इसको अगर हम अपने शॉप नंबर 2 में दिखाना चाहें तो इस तरीके की है, शॉप नंबर 3 में दिखाना चाहें तो इस तरीके की है। ये क्या है, इसकी वैल्यू हमारी है 2। यहाँ पर आप अगर आते हैं तो ये 2 क्या है, यह 2 ये है कि डे नंबर 1 में, शॉप नंबर 1 में पहले दिन हमारे पास कितने कस्टमर आए थे, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं अपने इस जो ऊपर वाला हमारा इसका डार्क ग्रे कलर का जो एरिया है, तो इसको मैंने लाल रंग से बॉर्डर किया है। यहाँ पर ये जो बॉर्डर हमारा आया है इसको अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारी क्या है, 2 + 26। ये क्या है, 2 + 26। आप अगर देखने की कोशिश करिए तो ये हमारा दुकान नंबर 1 में अर्थात शॉप नंबर 1 में पहले और दूसरे दिन में जितने हमारे कस्टमर आए हैं उनका टोटल है, अर्थात ये क्यूमुलेटिव नंबर है, राइट। उसी तरीके से जब हम अपने इसके ऊपर वाली जो बार बनी है यहाँ पर आते हैं बार नंबर 3 में, तो इस जगह पे देखिए ये जो हमारा एरो है इसके यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हमारी है 2 + 26 + 42। ये क्या है, ये हमारा दुकान नंबर 1 में पहले, दूसरे और तीसरे दिन में टोटल हमारे जितने कस्टमर्स आए हैं ये उसकी संख्या दिखा रहा है, राइट। और उसी तरीके से हम जब अपने सबसे ऊपर वाले में आते हैं, इस वाले में आते हैं 4th वाले में, तो यहाँ पे देखिए ये जो भी कुछ आ रहा है ये मुझको शॉप नंबर 1 में 1, 2, 3, 4 चारों दिनों में कितने लोग आए हैं उसके बारे में आपको दिखा रहा है। 2 + 26 + 42 + 30 ये 100 के बराबर है, राइट। उसी तरीके से ये जो हमारा डेटा है शॉप नंबर 2 का, ये हमारे दूसरे कॉलम में, और शॉप नंबर 3 का डेटा हमारे तीसरे कॉलम में दिखाई पड़ रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि इस तरीके के ग्राफ को देख करके समझना बहुत आसान है कि शॉप नंबर 3 में कितने लोग आए, शॉप नंबर 2 में कितने लोग आए, इत्यादि इत्यादि। और लेकिन आपको खास बात ये यहाँ पे रखनी है, जिस प्रकार से सिंपल बार प्लॉट में वाई एक्सिस पर जो भी हमारी वैल्यूज आती थी वो तो या तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे वैल्यूज आई हैं ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं।
तो इस तरह के ग्राफिक का इस्तेमाल आपको जगह जगह पड़ेगा। और इसी के अंदर आप अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि आप इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो अपने ऑप्शंस हैं आप उनको यहाँ पे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और उनका कमांड एक ही रहेगा। कैसे देखिए, बार प्लॉट कस्ट तो हमारा पहले वाला कमांड है, उसमें से अगर मुझको यहाँ पे शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2 और शॉप नंबर 3 का अगर मुझको यहाँ पे इन बार्स का नाम देना है तो मैंने names.arg के अंदर करके मैंने अपना ये इंफॉर्मेशन दे दिया। उसी तरीके से हम अगर मेरे को यहाँ पे एक्स एक्सिस पर अपना टाइटल देना है तो उसको मैंने एक्स लैब के द्वारा दे दिया। और उसी तरीके से वाई एक्सिस पर अगर मुझे देना है टाइटल डेज तो उसको मैंने दे दिया वाई लैब। और उसी तरीके से अगर आपने देखा कि हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके के रंगों का इस्तेमाल किया है तो उन रंगों को मैंने COL कमांड के अंदर C कमांड के द्वारा कंबाइन करते हुए रेड, ग्रीन, ऑरेंज और कलर्स को डबल कोट्स में लिख करके दे दिया। और इसके द्वारा आपको देखिए ये जो हमारे इस बार के डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो मुझे अलग अलग रंग के मिल गए। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम इसको अपने इस R सॉफ्टवेयर में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको प्लॉट करना बहुत ही आसान काम है। राइट, तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा को यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। राइट, चलिए इसको हटा दिया जाए। ओके, ये देखिए आपका कस्ट का डेटा हो गया मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब आपने यहाँ पे कर दिया बार प्लॉट CUST। तो देखिए ये आपका यही बार प्लॉट बन के आ गया जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। राइट, और इसी के अंदर अगर आप मान लीजिए अपने इन कलर्स को भी अगर डालना चाहते हैं और भिन्न भिन्न तरीके की इन्फॉर्मेशन को डालना चाहते हैं तो देखिए आपने उसी कमांड को जब R सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट किया तो देखिए इस प्रकार का ग्राफ बन के आ गया है, जो बहुत ही आसान काम है, बहुत कठिन नहीं है। बस बात इतनी सी है कि आपको पहली बार में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसको तैयार करने के लिए आपको किस प्रकार से अपने डेटा को देना है। राइट, अब उसके बाद में हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मल्टीपल डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि बार प्लॉट में आपके पास हर एक डेटा आ रहा था, उसको आपने पहले सब डिवाइडेड बार प्लॉट करके आपने एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। राइट, बार प्लॉट में आपके पास खाली एक ही वेरिएबल था और जबकि आपका यहाँ पर सब डिवाइडेड बार में आप देखोगे एक आपका था शॉप और दूसरा वेरिएबल था डेज। आपने दो वेरिएबल में आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। राइट, अब सब डिवाइडेड बार को अगर हम दो से ज़्यादा कैटेगरीज में करना चाहें तो ये कठिन होगा। अगर मुझको अपने इस बार डायग्राम के कॉन्सेप्ट को मल्टीवेरिएट डेटा के लिए अगर करना है जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसको किस प्रकार से किया जाए, तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम हर एक वेरिएबल के लिए अपना जो बार प्लॉट है उसको हम साइड बाय साइड दिखा दें। कैसे, देखिए ये है। राइट, इस तरह के ग्राफिक को तैयार करने के लिए हमारे पास जो भी हमारा कमांड होता है वो तो बार प्लॉट ही होता है और जो भी हम अपना डेटा देते हैं उसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही हम देते हैं। और लेकिन बस हमको खाली एक ऑप्शन उसके साथ में ऐड करना होता है, beside इक्वल टू ट्रू, BESIDE, ये सब लोअर केस में इक्वल टू ट्रू। राइट, सो अगर हम अपने इस मल्टीपल बार डायग्राम में जहाँ पर हमारे पास कई सारी बार्स होती थी उनको अगर हम ग्रुप करना चाहते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहलाता है। और इसको तैयार करने के लिए आपको अपने पहले वाले कमांड में बार प्लॉट जहाँ पे आपने मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा दिया था खाली एक ऑप्शन को ऐड करना है, beside इक्वल टू ट्रू। राइट, तो अब हम चलिए इसी डेटा को जिस पे हमने अपना सब डिवाइडेड बार डायग्राम आपको दिखाया है उसी डेटा के अंदर हम ये वाला बार डायग्राम भी आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए ये वही वाला डेटा है जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं कस्टमर्स के बारे में। अब हम देखिए सिर्फ इतना खाली करते हैं कि बार प्लॉट कस्ट और beside इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पे ट्रू। अब आप देखोगे कि देखिए इस तरह का डेटा हमारा इस तरीके के फॉर्मेट में आ गया। अब ये हमारा देखिए ये हमारा हो गया शॉप नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये जो हमारे हैं 1 2 3 4 ये हमारे डेज हो गए। तो आपने देखा कि उसी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर किस प्रकार से इंडिकेट कर लिया। और उसके अलावा एक चीज़ और भी है कि आप इस तरीके के बार प्लॉट्स को आप अगर
बढ़ाते जाओगे तो आपको और जो भी हमारे पास इसमें से नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ शॉप्स हमारे बढ़ते जाएंगे और आपके पास उस डेटा का इंटरप्रिटेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस बार चार्ट को भी आप अगर देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि इसमें से किस तरीके का कार्य हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि जो भी वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी क्यूमुलेटिव नहीं है, वो आपकी जो भी एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं, जो भी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर दी हुई है, राइट। तो आपने देखा कि आपने अपने बार प्लॉट के एक यूनिवेरिएट डायग्राम को आपने दो वेरिएबल्स के लिए बहुत आसानी से एक्सटेंड कर दिया, राइट। और इसी के अंदर अगर हमको अपने डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस अगर देने हैं कि हमको कलर देना है, टाइटल देना है, कैसा मैंने पहले किया है, तो उसमें से आप उन्हीं ऑप्शंस को जिनको आपने पहले इस्तेमाल किया है आप यहाँ पे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपसे अगर कहा जाए तो मेन के द्वारा आपने अपने टाइटल को ऐड किया था ये वाला, और names.org के थ्रू आपने अपने ये जो यहाँ पे लेबल्स दिए थे अपने 3 बार्स को, राइट। एक्स लैब और वाई लैब के द्वारा आपने एक्स एक्सिस पर टाइटल और वाई एक्सिस पर टाइटल को दिया था, और COL के द्वारा आपने यहाँ पे इन बार्स को भिन्न भिन्न कलर दिए थे, रंग दिए थे। तो आपने देखा कि इसको तैयार करना बहुत ही आसान काम है और आपको खाली बस इतना ही करना है। आपको समझना है कि आपकी आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता के हिसाब से आपको अपना कर्व तैयार या जो अपना ग्राफ है वो प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम अपने इस बार प्लॉट को कस्टमर को हम अपने बिसाइड इक्वल टू T के साथ में जब प्लॉट किया तो देखिए हमारा इसी प्रकार का कर्व बन के आ गया, और इसी कर्व के अंदर हमने अपने अगर डिफरेंट ऑप्शंस को अगर इनका ऑपरेट किया है और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये देखिए हमारा इस प्रकार से ऐसे हमारा बन करके आ गया। तो आपने देखा कि इसको यहाँ पे कंसीडर करना बहुत ही आसान है, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं, और आपने देखा कि मैंने आपको एक पहला कमांड आज दिया है बार प्लॉट, और उस बार प्लॉट को मैंने भिन्न भिन्न तरीके से बनाने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, जिसके लिए आपको इसका जो हेल्प मेन्यू है उसके अंदर जाना पड़ेगा। मैंने आपको कुछ यहाँ पे सेलेक्टेड कमांड्स दिए हैं जिनका आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसके द्वारा हम अपने इस बार प्लॉट के अंदर भी भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन है हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और शायद यही तो हमारे इस आर सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और जब आप उसको कस्टमाइज़ कर लेंगे तो उस ग्राफ को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए नहीं अगले के लिए, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि उस ग्राफ में आपने क्या किया, लेकिन जब ये ग्राफ किसी और के पास जाएगा तो आपने अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भिन्न भिन्न तरीके की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बार्स के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये बार प्लॉट वही प्लॉट है जो आपको बहुत पहले से आता था, लेकिन मैंने इसको आपको आर के सॉफ्टवेयर में कंस्ट्रक्ट करके दिखाया है और इसमें से कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसके बारे में बताया है। अब आपका नंबर है, आप छोटे छोटे डेटा सेट लीजिए और उसके अंदर ये हमने जो भिन्न भिन्न तरीके के अपने बार प्लॉट तैयार करे हैं इनको खुद से तैयार करने की कोशिश करिए। मैंने आपको यहाँ पे बार प्लॉट कमांड के साथ में कुछ ही ऑप्शन का इस्तेमाल बताया है, लेकिन आप जब देखेंगे उस हेल्प मेन्यू के अंदर आपको बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक एक करके आप उन ऑप्शंस को वहाँ पे ऐड करिए और देखिए कि आपकी ग्राफिक में किस तरीके का परिवर्तन आता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करने से हमारा ग्राफिक ऐसा दिखाई देगा। और पहली बारी में अगर आप ग्राफ में अगर ये सारे ऑप्शन को अगर एक बार समझ लेंगे तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जो अपने अलग अलग ग्राफिक्स को समझने वाले हैं, या उसके अलावा बहुत से ऐसे भी और भी ग्राफिंग होगी जिनको हम अपने कोर्स में कवर नहीं कर पाएंगे समय की लिमिटेशन के कारण, लेकिन जब आप भी उनको अपने आप से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ग्राफिक के कमांड के साथ में उन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल भी समझ में आ जाएगा। ये बात सही है कि हर ग्राफिक के अंदर सारे ऑप्शंस काम नहीं करेंगे। हर एक ग्राफिक के अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन देने की वो कोशिश करते हैं, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस ग्राफिक में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होना है, लेकिन उसके द्वारा आपको इंफॉर्मेशन किस प्रकार से मिलनी है ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए आप इन ग्राफिक्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।